रामदहीन ओझा पत्रकार होने के साथ कवि भी थे और बांसडीह से पुस्तक छपवाने की प्रेरणा उनके कवि हृदय ने ही दी होगी। वर्ष 1919 की जिस कविता का जिक्र किया गया है, उसके भी पहले 1958 में इटावा से प्रकाशित ब्राह्मण सर्वस्व नामक पत्रिका में नवंबर-दिसंबर अंक में रामदहीन की ओझा की एक कविता अपना परिचय शीर्षक नाम से मिलती है। यह कविता भी थोड़ी लंबी है, पर अंतिम दो पंक्तियां मैं कहूंगा, क्योंकि कविता में भारत गान और तत्कालीन देश दुर्दशा का जिक्र करते करते अंत में कवि अपने उद्देश्य पर आता है, जो एक देशभक्त का दायित्व रहा। कविता के अंत में कहा गया है, प्यारे न गया वक्त कभी हाथ है आता, सौभाग्य की यह बात एक वक्त बताता, तजदासता सम्मान का जोड़ लो नाता, ऐसा करो अब आप ही अपने हो विधाता, अब कह दो कि हम न होंगे ठोकर के निशाने। कविता की अंतिम पंक्ति में भक्त शब्द इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। नीचे कवि के रूप में रामदहीन ओझा के साथ विद्यार्थी लिखा हुआ है। संभव है कि प्रारंभ में उन्होंने भक्त उपनाम बनाने का प्रयास किया हो। पिता रामसूचित ओझा उन्हें आगे की शिक्षा के लिए कलकत्ता ले गए थे और कविता लिखते समय रामदहीन ओझा मात्र 8 साल के कलकत्ता महाविद्यालय के छात्र थे। इसीलिए संभवतः विद्यार्थी भी उसके साथ जुड़ा है। तथ्य मिलते हैं कि तभी वह विश्वामित्र आदि पत्रों में भी लिखने लगे थे। साल 1923-24 आते आते तो उनके युगांतर के संपादन होने का प्रमाण हम सबके सामने है। बहरहाल 1918 और 19 से ही अपने लेखन और अन्य देशभक्त रचनाकारों के प्रकाशक के रूप में पहचान रखने वाले रामदहीन ओझा से बलिया का स्थानीय प्रशासन किस सीमा तक नाराज था, वह उनकी पहली गिरफ्तारी के कारण जानने पर पता चलता है। रामदहीन ओझा को सबक सिखाने का मौका खोजा जा रहा था। मई 1921 में बलिया में बांसडीह के एक स्थानीय जमींदार के कारिंदे से धन छीनने और डराने धमकाने के आरोप लगाकर रामदहीन ओझा और 6 अन्य लोगों को जिनका मैंने जिक्र किया सप्तर्षि के रूप में उन्हें पकड़ा गया। इन आरोपों में सभी 7 लोगों को 6 महीने की सजा दी गई। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इसके पहले मार्च और अप्रैल में भी बलिया और गाजीपुर यानी 2-2 कलेक्टर ने अपने जिले के सीमा क्षेत्र में रामदहीन ओझा की किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। जहां एक तरफ 2 जिलों का प्रशासन रामदहीन ओझा से हल्कान हो, वहीं उन्हें इस तरह के छोटे आरोप में गिरफ्तार कर लेने की प्रशासन की यह हड़बड़ी कही जा सकती है। रामदहीन ओझा की गिरफ्तारी की हड़बड़ी स्वाभाविक ही लगती है, क्योंकि विदेशी सरकार के प्रतिनिधि उनकी गतिविधि से बड़ी हलचल की आशंका से डरे रहते थे। जनवार्ता के तत्कालीन संपादक ईश्वरदेव मिश्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने पड़ोसी स्वतंत्रता सेनानी मिश्र रामेश्वर शर्मा से ही बातचीत के आधार पर लिखा है कि रामदहीन ओझा की वाणी में ओज था। जब वह लोगों के बीच भाषण देते, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्षोभ पैदा होता था। तभी पहली सजा काटकर वह नवंबर 1921 में बाहर ही आए थे कि ठीक 2 महीने बाद ही जनवरी 1922 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाला गया और 200 रुपए जुर्माने भी लगाया गया। पत्रकार, कवि, लेखक रामदहीन ओझा के आंदोलनकारी बनने के पीछे उनकी अपनी तय समझ जान पड़ती है। यह समझ आज आजादी के आंदोलन में गांधी जी के बनाए रास्ते पर आगे बढ़ने की है। इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उन्होंने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने 2 भाषण दिए थे। श्रद्धेय राय साहब ने मुझे ये बताया था कि ये 6 फरवरी न होकर 8 फरवरी और उसके बाद के 2 भाषण है, क्योंकि 6 फरवरी से स्थापना दिवस 15 दिवसीय स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी। रामदहीन ओझा की सक्रियता यानी इस फरवरी 16 के बाद 1918 से ज्यादा दिखती है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि एक सोची समझी वैचारिक समझ के तहत वो आगे बढ़ रहे थे, पत्रकार थे, लेखक थे। अपनी 2 गिरफ्तारियों के पहले और बीच में भी उन्होंने विदेशी दास्ता को चुनौती देते हुए फिर मैं ये कहूँ कि समझ यानी विद्यार्थी जब स्कूल छोड़ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बांसडीह कस्बे में गांधी विद्यापीठ की भी स्थापना पंडित रामदहीन ओझा ने कराई। गांधी विद्यापीठ की स्थापना निश्चित ही स्वयं गांधी जी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ और उनकी प्रेरणा से बने जामिया मिलिया इस्लामिया एवं काशी विद्यापीठ की तर्ज पर की गई थी। देखने की बात है कि इस कस्बे में उच्च शिक्षण संस्थान को बनवाने में कस्बे के ही धनाढ़यों ने मदद की थी।
मैं इनमें से कुछ नाम, बहुत थोड़े से नाम लूंगा। इनमें सर्वश्री राम तपेसा सिंह, मथुरा जी अग्रवाल, लक्ष्मी मिश्र, राधा मिश्र, श्री कृष्ण सिंह यानी दादाजी, बच्चन जी सिंह और बिहारी सिंह, रामनाथ सिंह आदि ने महत्वपूर्ण योगदान किया था। ये नाम लेने का आशय यह भी है कि समाज का हर वर्ग उस समय गांधी आंदोलन और रामदहीन ओझा के नेतृत्व से जुड़ने का प्रयास कर रहा था। योगदानकर्ताओं में जरूर कस्बा निवासी और कलकत्ता में बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राम तपेसा सिंह ने बड़ी आर्थिक मदद की थी। लेखक श्री राम सिंह उदय जो हमारे बीच अब नहीं है, वो एक जगह राम तपेसा सिंह के विशिष्ट योगदान की चर्चा करते हैं। खास बात यह है कि श्री राम सिंह उदय उसी गांधी विद्यापीठ के विद्यार्थी रहे। वो बताते हैं कि अन्य लोगों ने भी जमीन धन आदि दिया और जो नहीं दे सकते थे उन्होंने श्रमदान से इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान किया। श्री राम सिंह उदय जी ये भी बताते हैं कि वहां सामान्य शिक्षा के साथ चरखा करघा आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी गांधी जी का जो एक मुख्य चरखा अभियान था उससे भी ये विद्यालय जुड़ा हुआ था। सन 1942 यानी ये 21-22 में विद्यालय स्थापित हुआ और 20 साल बाद जो क्रांति के बाद सन 1942 के क्रांति का दमन करने अंग्रेजी पुलिस जब आई, इस विद्यालय के साथ रामदहीन ओझा के ही प्रेरणा से स्थापित दूसरे संस्थान यानी भातृमंडल पुस्तकालय को भी तहस नहस कर दिया। हाँ, गांधी विद्यापीठ को जरूर आजादी के बाद 1947 में संपूर्णानंद जी को बुलाकर उसका शिलान्यास कराया गया था और फिर से उसके पुनरुद्धार की कोशिश की गई थी, पर यह पुनरुद्धार नहीं हो पाया, साधनों की कमी से नींव तक आ पाया था। यह संतोष की बात है कि उसी जमीन पर और उसी नींव पर आज वहां एक सरस्वती विद्यालय संचालित है और बेहतर तरीके से चल रहा है। इस तरह कलकत्ता के साथ बलिया और गाजीपुर को अपना कार्यक्षेत्र बनाने वाले रामदहीन ओझा का हर पल व्यस्तता से भरा था। यहाँ मैं व्यक्तिगत संदर्भ बताऊं कि भौतिक रूप से इस सेनानी का पौत्र होने के नाते उनकी पत्नी यानी अपनी दादी का लंबे समय तक सानिध्य हासिल कर सका हूँ। वे बताया करती थी कि कैसे उनके और रामदहीन ओझा की शादी के दिन भी उनके गांव में कांग्रेस की सभा आयोजित की गई थी। इस व्यक्तिगत संदर्भ को यहाँ देखने की जरूरत है कि एक सेनानी जो स्वयं दूल्हा है, उसकी बारात गांधीवादियों की बारात के रूप में वहां पहुंची थी और गांव के लोगों को भी प्रेरित करने के लिए बारात में पहुंचे हुए कई गांधी टोपीधारी लोगों ने लोहे की चादर से बने भोंपू के सहारे सभा को संबोधित किया था। देश के लिए अपना हर पल समर्पित कर देने वाले ऐसे रामदहीन ओझा की अंतिम गिरफ्तारी अक्टूबर 1930 में हुई। उसी साल उन्हें वैकल्पिक कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाए जाने का भी संदर्भ मिलता है। वैकल्पिक कांग्रेस कार्य समिति का गठन उस समय कांग्रेस के प्रतिबंधित होने और सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के कारण किया गया था। बहरहाल रामदहीन ओझा को उसी साल बने ऑर्डिनेंस की धारा 4 और 8 के तहत राजद्रोह के आरोप में 5 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इसी जेल अवधि में 17 फरवरी को उन्हें मरणासन अवस्था में जेल से बाहर कर उनके एक मित्र के शहर स्थित बंगले पर पहुंचा दिया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और 18 फरवरी जो आज की तिथि है 1931 में उनका निधन हो गया। यहाँ उनके शहीद होने का संदर्भ दिया जाता है। कहा जाता है कि उनके खाने में धीमा भर दिया जाता था। ये अंतिम प्रसंग मैं कहना चाहूंगा जिसके कारण उनका निधन हुआ। इसकी पुष्टि जेलों में अस्वास्थ्यकर भोजन और यातना देने की जांच के लिए गठित कांग्रेस की पंडित सुंदरलाल और रमाकांत मालवीय के नेतृत्व वाली कमेटी ने की थी। फिर यह कथन यहाँ भी चरितार्थ होता है कि अपराधी अपना कोई न कोई निशान छोड़ जाता है। इस तरह का एक निशान रामदहीन ओझा के निधन के बारे में भी मिलता है। 19 साल बाद 27 नवंबर 1950 को बलिया के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एच.एस. सिद्दीकी के एक प्रमाण पत्र में कहा गया है कि अक्टूबर 1930 में जब उनका डेथ हुआ उस का जिक्र करते हुए जेल से कब वो रिहा किए गए इसका जिक्र सर्टिफिकेट में नहीं लिखा है। वहां लिखा गया है द डेट ऑफ हिज रिलीज आर नॉट नोटेड इन द पुलिस रिकॉर्ड्स। इसी से पता चलता है कि हड़बड़ी में पुलिस रिकॉर्ड में ये दर्ज करना उस समय लोग भूल गए, गलती हुई उनसे और ये उनकी शहादत का दूसरा प्रमाण है। इस सेनानी के निधन के पूर्व कैसे बलिया शहर के ढेर सारे बच्चों ने भाग भाग कर उनकी सेवा शुश्रूषा के साधन जुटाने और बाद में अंतिम यात्रा की तैयारियों में योगदान किया था, इसका वर्णन विस्तार वाला हो जाएगा। संक्षेप में पत्रकार काशी प्रसाद उन्मेष संस्मरण याद आता है। उन्होंने लिखा है कि रामदहीन ओझा की अंतिम यात्रा में जितने लोग उमड़े उतना उन्होंने अपने बचपन में गांधी जी के बलिया आगमन पर देखा था।
अथवा आजादी के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के आगमन पर देखा। जो भीड़ इनकी शव यात्रा में थी, ये 3 यात्राओं का भी जोड़ देते हैं। वाराणसी से प्रकाशित जनवार्ता के संपादक रहे ईश्वरदेव मिश्र और बलिया में सन 42 की जनक्रांति के लेखक दुर्गा प्रसाद गुप्त के मुताबिक पंडित रामदहीन ओझा की शहादत को गांधी जी के असहयोग आंदोलन में किसी पत्रकार की पहली शहादत माना जाता है। उनके 1920-22 तथा 1930-31 में देश सेवा के उल्लेखनीय योगदान और अंततः बलिदान ने बलिया के सेनानियों में ऐसी ऊर्जा का संचार किया। मैं समझता हूँ कि 1942 की जनक्रांति में उसका भी प्रस्फुटन हुआ। निश्चित ही इसकी प्रेरणा पंडित रामदहीन ओझा जैसे सेनानियों से भी मिली होगी। मैंने स्वाधीनता आंदोलन में पंडित रामदहीन ओझा के योगदान को जहां-तहां मिले संकेतों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि संपूर्ण आंदोलन के संदर्भ में विद्वद्जन इसे परखेंगे। जी धन्यवाद।